Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar where we cover daily current affairs with you. आज के सेशन में देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल देखेंगे। दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज न्यूज़ के अंदर आए हैं हिंदू के अंदर। पहला सेडिशन से एसोसिएटेड है और दूसरा एसोसिएटेड है लो कार्बन सिटी से। सेडिशन का ऐसा टॉपिक है जिसको हम ऑलरेडी एक बार कवर कर चुके हैं एज इन जब ये न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ जब पाकिस्तान ने इसको हटाया तो हमने सोचा कि अगर वो कर रहा है तो अब इंडिया का बारी है या नहीं है। तो बेसिकली एक ये डिबेट है और इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी रहते हैं फेवर में और इसके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में भी हैं। सो हमें हर एक चीज़ को कैटर करना है अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे लिए सेडिशन, उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री, उसका ओरिजिन, मतलब ये सारी चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या डिबेट चलती है, सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो अगर आपसे पूछ लिए जाएं प्रीलिम्स में किससे एसोसिएटेड हैं तो मैं आपको वो भी एक लिस्ट दे दूंगी। मतलब आज ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आर्टिकल कवर होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल हम थोड़ा और भी चीज़ों को ऐड ऑन करते हुए पूरे सेडिशन को कवर करेंगे। जो आपके प्रीलिम से भी सवाल बने और मेन से भी बने तो हम कैटर कर ले उसको। हाउ कैन वी ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन सिटी, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जहां पर वो बात कर रहा है सेक्टर कपलिंग अप्रोच की। ये टर्म क्या है भाई, यही तो अपने को समझनी है, यही तो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है जो टर्म हमें आज समझनी है। और जो जब आप मेंस का अपना आंसर लिखोगे तो ये बहुत ही एक ऐसी अच्छी टर्म है, अगर आप इसको हाईलाइट करोगे सेक्टर कपलिंग अप्रोच तो आर्टिकल वाले तो एग्जामिनर को भी समझ आएगा कि आपने चीज़ों को पढ़ रखा है, यू आर अपडेटेड, करंट प्लस स्टैटिक से लिंक कर पा रहे हो। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे। फिर 3 और आर्टिकल्स हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क, कलाकंड मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो ये तीनों आर्टिकल्स न्यूज़ के अंदर हैं। विल टॉक अबाउट देम कम्प्लीटली। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है अगर आपको अच्छा लगता है। तो इसी उम्मीद के साथ आज का पहला आर्टिकल लेते हैं जो कि बात करता है सेडिशन के ऊपर। अभी क्यों न्यूज़ के अंदर है सेडिशन, हुआ क्या है ऐसा। बेसिकली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने रिकमेंड किया है द रिटेंशन ऑफ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। जिसको ये सेक्शन 124A आईपीसी का ये क्या है, सेडिशन क्या है, कुछ नहीं पता, 2 मिनट मुझे दो तो आपको सब समझ आ जाएगा अभी। तो बेसिकली बात ये है कि अभी जो रिपोर्ट आई जो लॉ कमीशन ने दी है उनके हिसाब से दे से कि इट रिकमेंड्स कीपिंग द सेडिशन लॉ एंड मेकिंग पनिशमेंट इवन मोर सीवियर। एक डिबेट चलती थी कि यार सेडिशन की जो हिस्ट्री है, जो इसका ओरिजिन है ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स का, आज के टाइम पे इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, या ये हटा देना चाहिए। तो यहाँ एक डिबेट इसके फेवर में भी चली है, इसके अगेंस्ट में भी चली है। अभी यहाँ पर लॉ कमीशन का ये रिकमेंड करना है कि वी शुड कीप दिस एंड बल्कि यहाँ तो जो पनिशमेंट अंडर दिस सेडिशन इसको और ज़्यादा सीवियर करना चाहिए। एज इन सी सेक्शन 124A जो है इट प्रोवाइड्स अगर सेडिशन के चार्जेस लगते हैं तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स। कमीशन रिकमेंड कर रही है 7 साल की इम्प्रिजनमेंट। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, जितने भी ऑर्डर थे उन पे स्टे लगा दिया था जो कि बेसिकली प्रोसीडिंग्स थी ऑन दी या फिर कोई भी फ्रेश केस हो दैट वाज रजिस्टर्ड अंडर द सेडिशन अपॉन द यूनियन गवर्नमेंट अश्योरिंग द कोर्ट ऑफ अ रिव्यू ऑफ दिस लॉ एट द अर्लीस्ट। बेसिकली बात यह है कि कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया, सो कोर्ट स्टे ऑर्डर was in consideration of the fact कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, इसको वाइडली मिसयूज किया जा रहा है बाय द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। मतलब क्या है, मतलब जानने के लिए थोड़ा सा सेडिशन के बारे में जानना पड़ेगा। सेडिशन जो है इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मैं बात करूँ तो 17th सेंचुरी इंग्लैंड। सो दिस वॉज इनेक्टेड जहाँ पर लॉ मेकर्स बिलीव की सरकार को लेके दैट ओनली गुड ओपिनियंस ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी कमिंग, शुड सर्वाइव, बैड ओपिनियंस दे आर डेट्रीमेंटल टू द गवर्नमेंट, मोनार्की उस टाइम पे। सो 1837 के अंदर द लॉ वॉज ओरिजिनली ड्राफ्टेड बाय थॉमस मैकेले, राइट। सो उसके बाद सेक्शन 124A, अब फिर आता है सेक्शन 124A ऑफ दैट वाज इंसर्टेड टू आईपीसी इन 1870 बाय, अगर पूछ लिया जाए तो सर जेम्स स्टेफन। ये भी याद में रखना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अभी करंट सिनारियो क्या है,
इसकी हिस्ट्री आप देख रहे हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कब ये आया। सेक्शन 124A आईपीसी कहता क्या है? सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी ये कहता है कि डिफाइंस एज एनी, कोई भी एक्शन, चाहे वो आपके बोलने से हो, चाहे लिखने से हो, चाहे विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, कोई भी एक्शन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग कॉन्टेम्प्ट और हेट्रेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट यू डिफाइन इट एज सेडिशन, एंड फिर वो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के लॉ ऑफ सेडिशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल सेडिशन क्या है? सेडिशन इज बेसिकली, सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो, देर इज अ लॉ इन इंडिया दैट इज लॉ ऑफ सेडिशन, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, यू आर डूइंग थिंग्स दैट शो स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग और हेट्रेड towards the government, so this law is there. It was a long time ago when, देखो इंडिया ब्रिटिश टाइम पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे तो ब्रिटिश सरकार चाहती यही थी, इट वांटेड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम स्पीकिंग आउट अगेंस्ट देयर रूल, तो उन्होंने तो ये कानून बना दिया। आज के टाइम पे ये कहना है कि अब जब आप ये कह रहे हो कि आप you can, by bringing hatred or contempt towards the government of India, if somebody brings that through their words, through their writings, through their signs, through their meanings, they can be punished for sedition. It means that if someone says or does things that make like people dislike or they have any negative feeling towards the government, they might be in trouble. तो ये बात है क्या? अब बात ऐसी है ना कि यहाँ पर चीज़ों का थोड़ा मिसयूज है, और यहाँ चीज़ें ऐसी हैं कि एक डिबेट भी है, एक आर्ग्यूमेंट फेवर में भी, एक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में भी है कि आज हम ब्रिटिश रूल के टाइम का लॉ है, आज के टाइम पे क्या ज़रूरत है जब हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो एक पॉइंट ये आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड बाय द अथॉरिटीज। सी सम पीपल वर चार्ज्ड विद सेडिशन इवन इफ दे डिडंट इंसाइट वायलेंस और रिबेलियन, सो दिस लेड टू कंसर्न अबाउट द फेयरनेस ऑफ दिस लॉ एंड वेदर इट शुड बी चेंज, वेदर इट शुड बी रिमूव्ड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, पुट अ स्टॉप टू ऑल द ऑनगोइंग केसेस एंड न्यू केसेस दैट आर रिलेटेड टू सेडिशन। उसकी वजह क्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी क्या है करंट सिनेरियो में, जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है वो भी मैंने आपको बताया। सी पीपल बिलीव दैट दिस लॉ गोज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज अ फंडामेंटल राइट एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। सो दे आर्ग्यू एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पीपल लाइक डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं, दे आर अलाउड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन। सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अलग अलग ओपिनियंस आते हैं सेडिशन को लेके, तो हमें वो समझना है। हमें कोई कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाना है, हमें इसको मीन्स के पर्सपेक्टिव से समझना है। एक तो एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ कोर्ट वारंट टू अरेस्ट द पर्सन, नॉन बेलेबल है। तो सेडिशन अगर आप देखो ना तो मोस्ट फेमस सेडिशन ट्रायल्स है, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1920 सेंचुरी में पहला was the trial of Jogendra Chandra Bose in 1891. He was the editor of the newspaper Bangobasi. बहुत ही important पूछा जा सकता है 1891. He wrote an article criticizing the age of consent bill. फिर उसके बाद 1897 में it was also used to prosecute बाल गंगाधर तिलक for his writings, and महात्मा गांधी पे there was sedition trial in 1922. So Gandhi had called sedition the prince among the political sections of IPC designed to suppress the liberty of the citizen. ये उस टाइम की बात है, राइट? अब की बात करूं तो बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं। 1951 में पंजाब हाई कोर्ट रूल्ड दिस सेक्शन 124A टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 1959 में इलाहाबाद हाई कोर्ट कंक्लूडेड दैट इट स्ट्रक एट द वेरी रूट ऑफ फ्री स्पीच। फिर 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 124 ऑफ द सेडिशन। किस बेसिस पे? कि ये जो सेडिशन है ये इट बेसिकली इट हैज दिस पावर दैट इज रिक्वायर्ड बाय द स्टेट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। लेकिन स्टेट कैसे प्रोटेक्ट अभी बताऊंगी, कि मतलब ये सेडिशन के चक्कर में स्टेट के पास एक पावर होती है टू प्रोटेक्ट, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हाउएवर इट सेड that every citizen has the right to say or write about the government by the way of criticism or comment अगर you have dissatisfaction। लेकिन एक लिमिट है। A citizen can criticize the government to the extent it does not incite violence against the government or with the intention of creating public disorder। तो ये नहीं होना चाहिए that incites violence or create public disorder you criticize, लेकिन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अब इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स आते हैं
कि देखो इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और इंसर्जेंट्स को लेके इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इट इनवाइट्स पेनल एक्शन, वैसे कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट के लिए वी शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स फेवर में हैं वो ये कहते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सो दैट राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट इट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। दूसरी बात, सेडिशन लॉ सरकार को हेल्प करता है इन कॉम्बैटिंग एंटी नेशनल, सेशनिस्ट, टेररिस्ट एलिमेंट्स। तीसरी बात, सेडिशन के चक्कर से इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद वायलेंस, विद इलीगल मीन्स। सो एक स्टेबिलिटी मेंटेन कराता है ऑफ द स्टेट। इश्यूज क्या हैं फिर, अगर आर्ग्यूमेंट्स फेवर में है तो इशू ये है कि ब्रिटिश टाइम का रूल है। Sedition laws were used to imprison the people who criticized British policies. महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। आज के टाइम पे इसकी ज़रूरत है, कॉलोनियल एरा का रूल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कहती है कि सी वी डिड नॉट एग्री टू सेडिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट एग्री टू द सेडिशन एज मेंबर्स फेल्ट कि इट विल curtail the freedom of speech and expression, and it can be a weapon to suppress people's legitimate and their right to protest। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, इंडिया इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड एज एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर ऐसे लॉज का क्या मतलब मायना है, इट रिप्रेस द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो ओवरऑल अगर हम देखें, वे फॉरवर्ड की बात करें, तो आप क्या सोचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से सोचो कि देखो we should think about it। सेक्शन 124A, बियॉन्ड द फॉर्मल स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ सेक्शन 144A, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग लॉजिक ऑफ सेडिशन, रिकॉग्नाइजिंग कि आप उसको इसकी ज़रूरत क्यों है, ये क्यों है। तो वहाँ पे वी कैन कम विद द वे फॉरवर्ड कि लेट्स नैरो डाउन द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन। तो जब आप सेडिशन की डेफिनेशन को थोड़ा नैरो डाउन करोगे तो इसका मिसयूज़ नहीं होगा, राइट। पहली बात, मतलब नैरो डाउन इट, मतलब ऐसे आप कर सकते हो कि इट विल बी, द फोकस शुड बी ऑन ऑल द एक्ट्स और स्पीचेस जो डायरेक्टली इंसाइट करें वायलेंस को और पोज अ थ्रेट, जेन्युइन थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। इट इज क्रूशियल टू इंश्योर कि सेडिशन लॉ इज नॉट मिसयूज्ड एज अ टूल टू सप्रेस दी लेजिटिमेट जो क्रिटिसिज्म होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, तो सेफगार्ड शुड बी पुट इन प्लेस। आपको देखना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, लीगल एडुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस लोगों में लानी चाहिए। सो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, रेदर देन जस्ट स्ट्राइकिंग डाउन वी शुड कम अप विद द वे फॉरवर्ड, वी शुड नैरो डाउन द डेफिनेशन ऑफ इट। ये आर्टिकल के अलावा जो आप सोचते हो वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगला आर्टिकल है हाउ कैन वी ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन सिटी। बताओ, हाउ कैन वी ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन सिटी। तो ये आर्टिकल कहता है कि बहुत कचरा मचाया है, बहुत पॉल्यूशन क्रिएट किया है, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करी हैं, अब सिटी वाइज अप्रोच लेने की भी ज़रूरत है, लो कार्बन सिटीज़ लाने की करने की ज़रूरत है। सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड रिलीज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। 2020 में तो सिटीज़ एमिटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। तो अब आपको यू नीड टू क्रिएट लो कार्बन सिटीज़। उसके लिए उन्होंने बात करी है सेक्टर कपलिंग अप्रोच की। क्या है ये सेक्टर कपलिंग अप्रोच? तो यहाँ पर उन्होंने सेक्टर कपलिंग अप्रोच की बात करी है। उन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं, डिमांड साइड, सप्लाई साइड के। फिर उन्होंने बात करी है लाइक यू कैन कम अप विद दी टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, वी कैन यूज टेक्नोलॉजीज लाइक कार्बन कैप्चर, सो दैट इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी, CDR टेक्नोलॉजीज। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। सेक्टर कपलिंग अप्रोच क्या है? सेक्टर कपलिंग अप्रोच बेसिकली आप मानो कि जैसे सिटीज़ में अलग अलग सेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, बिल्डिंग हो गया। तो हर एक सेक्टर अगर सब साथ में काम करते हैं और कॉमन गोल हो, सो इट इज़ लाइक वे ऑफ मेकिंग चेंजेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड अपने को कम करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उनको गो बाइसिकल्स पे जाओ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्स गो विद बाइसिकल्स, राइट। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर वो कर रहा है, तो वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, और वो ही इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक बसेज और ट्रेन्स। फिर उसके बाद बिल्डिंग सेक्टर देखो, तो हम कह सकते हैं ऐसे मटीरियल्स और डिज़ाइंस को यूज़ करो जो एनर्जी एफिशिएंट हो, और उस टाइम पे दैट विल रिजल्ट इन लोअर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। तो आइडिया क्या है? सेक्टर कपलिंग अप्रोच का आइडिया है
मल्टीपल सेक्टर्स में, एक सिटी में जो मल्टीपल सेक्टर्स में चेंजेस लेकर आओ साइमल्टेनियसली, सो दैट दे वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द गोल ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. सो बाय कपलिंग, मतलब बाय कनेक्टिंग दीज सेक्टर्स, वी हैव लाइक greater impact on reducing carbon dioxide. So sector coupling approach is all about coordinating the efforts across different areas of the city. अब उसके साथ साथ ये आर्टिकल और क्या बातें करता है वो भी देख लेते हैं. दो मेन साइड्स, अब ट्रांजिशन जो आप लाना चाहते हो वो आ सकती है या तो डिमांड साइड से और या फिर सप्लाई साइड. सप्लाई साइड इज वी नीड टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स. सप्लाई साइड में यही तो आएगा कि आप राइट नाउ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, उसके फेस आउट करो. कार्बन डाइऑक्साइड इतनी रिलीज होती है, तो वी मेक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, विंड पावर. तो ये है सप्लाई साइड. सप्लाई साइड पे यू कैन थिंक ऑफ कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, मतलब जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रीज, यूज कैप्चर इट, स्टोर देम अंडरग्राउंड ताकि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो. डिमांड साइड पे वी कैन मेक चेंजेस हाउ वी यूज द एनर्जी. घर में अप्लायंसेज एनर्जी एफिशिएंट हो, रूम से बाहर निकलते टाइम यू आर स्विचिंग ऑफ द लाइट्स. सो ये है एक माइंडफुल कंजम्पशन ऑफ यूजिंग द एनर्जी, अवॉइडिंग द एनर्जी लाइक यूज जहां पर जरूरत नहीं है. सो बेसिकली नेसेसरी थिंग्स पे काम करना. सो दैट इज शिफ्टिंग टू अ मोर सस्टेनेबल ऑप्शन, राइट. यूजिंग ऑफ सोलर पैनल्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर होम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया इंस्टेड ऑफ कार्स दैट रन ऑन गैसोलिन. ये सब चीजें. इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी मीन्स फाइंडिंग द वेज टू यूज लेस एनर्जी टू अचीव द सेम रिजल्ट. ऐसे लगा लो जैसे एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब्स घर में लगाए और इंसुलेटिंग द बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द नीड फॉर हीटिंग और कुकिंग. ऐसे अप्लायंसेस को यूज किया जो लेस इलेक्ट्रिसिटी लेते हो. तो ये चीजें आपको अडॉप्ट करनी रहेंगी. अब यहाँ पर ये आर्टिकल ये कहता है कि ये सब चीजें तो ठीक हैं, बिल्कुल. डिमांड साइड की भी हमने बात कर ली. फॉसिल फ्यूल्स आप अपनी तरफ से डिमांड साइड की बात करो, एनकरेज वॉकिंग, और ऊपर से जहाँ फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड कम होती है, एज इन जैसे कि मैंने एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस की बात करी, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो. यू कैन कंजर्व द एनर्जी बाय यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी. ये सब ठीक है. नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हर एक सिटी की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे मैं बोलती हूँ कि एक ही टी शर्ट में सबको फिक्स आ जाए, वन साइज अप्रोच हो दैट फिट्स ऑल. मेरी टी शर्ट क्या, मान लो एक टी शर्ट है वो पापा को भी आ जाए, मम्मी को भी आ जाए, भाई को भी आ जाए, मुझे भी आ जाए. तो ऐसा नहीं हो सकता. इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट. तो आपको हर एक सिटी की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको इंश्योर करना पड़ेगा. एनर्जी जस्टिस, सोशल इक्विटी, ये सब इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लीन एनर्जी की तरफ जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो थिंग्स आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पीपल इन द सिटी, राइट. एज इन कि जब आप अलग अलग सिटीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आपको देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सिटी में, हाउ सिटी इज़ लेड आउट, वहाँ का land, how it is used in different purposes, how advanced the city is, how much city is growing and expanding. अगर कोई नई सिटी बन रही है तो डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजीज उसी टाइम पे चीज़ें हो जाएंगी. अगर कोई सिटी अर्बन है तो एज इन वो डिपेंड करता है ना. वही तो वो बात है कि कैसी सिटी है. इफ इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड सिटी तो रिट्रोफिटिंग, रीपर्पस चीज़ें कर सकते हैं, मतलब यू कैन मेक चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स. कोई रैपिडली ग्रोइंग सिटी है तो वहाँ पर यू नीड अ स्ट्रैटेजी, अ प्लान इन अ वे की सिटी, जैसे आप घर हो गया और आपकी जॉब है वो आसपास हो कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़े. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखने के लिए. एक चीज़ हर एक को, मतलब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच वो नहीं हो सकता. आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत रहेगी विद द ग्रोइंग एनर्जी नीड्स ऑफ सिटीज़. और जब आप ट्रांजिशन करते हो तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जब केयरफुल ट्रांजिशन हो, वी नीड टू बी केयरफुल बिकॉज इट हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. कि आज डेवलपिंग कंट्रीज में सेक्टर्स हैं जो फॉसिल फ्यूल्स पे रिलाई कर रहे हैं और उसमें कितनी जॉब्स, लोगों की लाइवलीहुड है, तो वो इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कल को अगर आप रिन्यूएबल सोर्स के लिए कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो और डिस्प्लेस वो लोगों को वहाँ से बिल्कुल हटा दो तो वो भी नहीं चलेगा. तो यही चीज़ें हैं दैट यू नीड टू वर्क अपॉन. आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो ऑफ द पीपल फ्रॉम देयर लैंड. तो कल को मतलब एनर्जी के चक्कर में आप एनर्जी पॉवर्टी जैसे इश्यूज लेकर आ जाओ तो वो भी नहीं होना चाहिए. वी नीड टू एड्रेस दीज जस्टिस कंसर्न्स. एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए जिसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग एक्सपीरियंस हो, इंडिजीनियस कम्युनिटीज, लोकल रेजिडेंट्स इंक्लूडेड हो, एंड पीपल ऑल्सो नीड टू चेंज देयर बिहेवियर. वी शुड बी प्रमोटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशंस. तो जस्टिस
कंसीडर करना इन दिस ट्रांजिशन टू लो कार्बन एनर्जी सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वी नीड टू मेक श्योर कि एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली एंड नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, और एक इक्विटेबल फ्यूचर की हम बात करें। ठीक है, क्लियर हो गया आर्टिकल? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जहाँ पर आपको चीज़ें मैंने बहुत ही सिंपल और ईजी टर्म्स में क्लियर कर दी हैं। तो अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। The director of Gulf of Mannar Marine National Park recently bagged UNESCO's Michael Batsey Award for 2023. तो पहले तो ना मतलब हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट यही है इस नेशनल पार्क के बारे में जानना, मैप में देखना, लेकिन रही बात इस अवार्ड की, तो ये जो अवार्ड है ना, इट रिकॉग्नाइजेज द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, द एफर्ट्स दैट आर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, द इंडिविजुअल्स इन द फील्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क, ये जो अवार्ड का नाम है ना, ये आता है बाय डॉक्टर माइकल बैट्से, अ प्रोमिनेंट फिगर इन द फील्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। पढ़ा होगा स्टैटिक पोर्शन में एनवायरनमेंट के टाइम पे। गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क, पहले तो मैप में देखो जरा कहाँ है, ये है यहाँ पे तमिलनाडु में। अगर देखो तो थुथुकुडी इन तमिलनाडु एंड धनुषकोडी, तो इट इज़ लोकेटेड लाइक 160 किलोमीटर बिटवीन दिस। तो ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब रही बात गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क की, सो इट इज़ लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार along this साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी, कोरल रीफ्स, मैनग्रोव, सी ग्रासेस, मेराइन स्पीशीज। सो द पार्क इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को एज वेल, राइट। उसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, उसके नीड के चलते। सो गल्फ ऑफ मन्नार इज अ स्पेशल प्लेस, इज इज डेजिग्नेटेड अ बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब एक इम्पॉर्टेंट एरिया है फॉर प्रोटेक्टिंग डाइवर्स स्पीशीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की, राइट। रिच कोस्टल रीजन है। गल्फ ऑफ मन्नार को और भी चीज़ क्या स्पेशल बनाती है, दैट इट इज़ द फर्स्ट मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखो, फर्स्ट मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व, तो मतलब कि दिस मीन्स दैट नॉट ओनली द लैंड बट ऑल्सो जो सराउंडिंग ओशन है, इट्स इकोसिस्टम, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। तो ये जो मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इट एनकम्पासेस 21 आइलैंड की चेन है, 2 सबमर्ज हो चुके हैं, एडजॉइनिंग कोरल रीफ्स हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क भी एस्टैब्लिश हुआ था 1980 के अंदर। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने मैनग्रोव सी ग्रासेस के बारे में बता ही दिया है, मैनग्रोव सी ग्रासेस, एंड ये यहाँ पे स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे, और राइजोफोरा, सी ग्रास, सी वीड्स, डुगोंग, यहाँ से तो यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है। स्पीशीज से एक एंडेंजर्ड मेराइन मैमल है, राइट। 117 स्पीशीज हैं कोरल्स की, और देर आर, इट इज़ होम टू लाइक डिफरेंट वल्नरेबल वेल्स, हम्पबैक वेल्स, ब्लू वेल्स। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है दैट इज रिगार्डिंग कलाकड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व। अब मैप, आज हम थोड़ा तमिलनाडु घूम के आ रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने मैप में तमिलनाडु में जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको कवर कर लेना, बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही बात रही बात कलाकड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व की, तो ये हम थोड़ा सा चलते हैं। ये आपका तमिलनाडु ही है, और ये एरिया मतलब जहाँ ये बॉर्डर लग रहा है। सो इधर देखो तिरुनेलवेली, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कलाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ऊपर देखो मुदुनथुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। नीचे कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर तिरुनेलवेली, इधर कन्याकुमारी। तो ये जो कलाकड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व है, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स इन तिरुनेलवेली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। दिस टाइगर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 बाय कंबाइनिंग कलाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुदुनथुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वर एस्टैब्लिश्ड इन 1962। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है तमिलनाडु में। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु। अगस्थ्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये भी पता होना चाहिए। 2010 में कलाकड़ मुदुनथुराई टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिश करी गई। इट वाज रजिस्टर्ड अंडर तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। फोकस करती है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ दिस टाइगर रिजर्व। वेजिटेशन की बात करूँ तो ड्राई थोन फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, और वेस्ट कोस्ट पे थोड़ा वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। रिवर तमिराबरानी, ये ध्यान में रखना, रिवर जो इससे एसोसिएटेड है, जो कि तिरुनेलवेली, टूटिकोन और विरुधुनगर, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बहती है। लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, नीलगिरी थार, नीलगिरी लंगूर, वाइल्ड बोर, ये सारे आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगे, ठीक है।
अगला आर्टिकल बात करता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसाइड किया है टू अलाउ 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज टू ओपन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि इनको जो अलाउ किया है 2000 PACS को, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को, टू ओपन दिस जन औषधि केंद्र। तो क्या है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी? नाम से ही देखो, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। तो ये एग्रीकल्चर फार्मर से कनेक्टेड डायरेक्टली ये उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। एक 3 टियर सिस्टम होता है, स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, राइट। तो नीचे लोन आता है, ये आगे जो है दे वर्क विद PACS, और ये फिर आगे क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स देती हैं फार्मर्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, राइट। जैसे देखो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, दे ट्रांसफर क्रेडिट फ्रॉम लाइक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दे कम टू डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर DCCBs, district central cooperative banks, they operate at district level, they work with these PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो बजट के अंदर 2023 में तो बात हुई है, दे हैव अनाउंस लाइक 212516 करोड़ फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये फार्मर्स को हेल्प करते हैं विद देयर फाइनेंशियल नीड्स। दे बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर्क एट विलेज लेवल, और दे वर फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1904। तो farmers become the members of it. अलग villages में, each village में they have like more than one PACS that provide short term loans, crop loans देते हैं। तो ये, और वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे। अभी इनको अलाउ किया है 2000 PACS को टू ओपन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। भारतीय जन औषधि केंद्र बेसिकली दे आर अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर आने वाली स्कीम है, 2008 में आई थी। और इसके अंदर होता क्या है कि आपको क्वालिटी मेडिसिन ही मिलती है, बस वो ब्रांड का जो हम ठप्पा लगा देते हैं ना, वो एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग है। ब्रांड पे क्या जाना, तो यहाँ बात यही है कि आपको क्वालिटी मेडिसिन मिलती है, अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलती है, जहाँ पर पर्टिकुलरली फॉर द वन हु आर पुअर, जिनको उनका जो खर्चा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है हेल्थ केयर में, वो कम किया जा सके, ये एजेंडा है। जिसमें जेनेरिक ड्रग्स होती हैं, वो ड्रग्स जो आपको लेसर प्राइस पे मिलती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और एफिकेसी वो एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग्स जैसी ही होती है। तो ये जन औषधि स्टोर को कौन खोल सकता है? State governments, organizations, reputed NGOs or entrepreneurs. The applicants shall have to employ one B Pharma, D Pharma degree holder as their pharmacist. तो इंसेंटिव अमाउंट दिया जाता है 5 लाख का, दैट इज प्रोवाइडेड टू सेट अप दीज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के। उम्मीद करती हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आ गई हैं। अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।